जेल जेल है, वहाँ विधायकी नहीं चलती, वहाँ चलता है सायरन। जिन लोगों को सजाए मौत होती है, उन बंदियों के लिए जो कमरे बनाए गए थे, उसमें एक कमरे में मुझे रखा गया था। हमारे कमरे में मच्छर नहीं रहते थे, हम मच्छरों के कमरे में रहते थे। और खाना नहीं, चारा दिया जाता है, एक समय से खोल देंगे, समय से बंद कर देंगे। वहाँ कोई जीवन नहीं है, वहाँ पर केवल और केवल यातना है। क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और मेरे चरित्र, मेरे काम और मेरी सोच, मेरे विचार के बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ये समय बताएगा कि देवेंद्र यादव क्या सोचता है और क्या करता है। प्रदेश की सरकार और यहाँ पर जितनी भी एजेंसीज़ हैं, देवेंद्र यादव उनके इंटरेस्ट का पॉइंट है। मीडिया को इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि सरकार को इंटरेस्ट है। सरकार को जिस दिन इंटरेस्ट नहीं होगा, उस दिन मीडिया को भी इंटरेस्ट नहीं होगा। यही कोल घोटाले का भी हल्ला हुआ, लिकर का हुआ, महादेव ऐप का हुआ, लेकिन कहाँ है देवेंद्र यादव? देवेंद्र यादव के लिए कुछ नहीं मिला, इसलिए बलौदा बाजार में डाल दिया। मेरी पत्नी मुझसे मिलने आती थी, समझिए 5-6 मुलाकातों के बाद हमारे पास बात भी नहीं होती थी। तो मैं उसको उस समय गाने सुना देता था और वो भी खुश होकर चली जाती थी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे युवा नेता से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा कि उनको ये सब झेलना पड़ेगा। कहते हैं कि जब इंसान अच्छा करने के लिए जाता है तो ये सोच के जाता है कि आगे भी अच्छा होगा, लेकिन पता नहीं था अच्छा करने जाते हैं और इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। वो नेता जिसने, सबसे बड़ी बात है, छात्र राजनीति से अपना जीवन शुरू किया, मेयर रहे, विधायक रहे। मैं बात कर रहा हूं देवेंद्र यादव जी की। देवेंद्र यादव वो चेहरा जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में युवा चेहरा, और सबसे बड़ी बात है आज की अगर समय की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा है। मैं बहुत स्वागत करता हूं देवेंद्र यादव जी का। नमस्कार। नमस्कार। देवेंद्र जी, जब जेल से बाहर आते हम लोगों ने देखा तो एक दाढ़ी हुआ करती थी। वो दाढ़ी हमको याद दिलाती है राहुल गांधी जी की जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। वो दाढ़ी कहाँ चली गई? क्या है, दाढ़ी के हटाने का अगर सबसे बड़ा कारण था तो ये था, जब मेरे बेटे ने मुझे देखा तो वो मुझे देखकर पहचान नहीं पाया। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कितना लंबा समय हो गया। फिर मैंने ये देखा कि दाढ़ी के प्रति इतना आकर्षण लोगों का हो गया, हर जगह दाढ़ी दाढ़ी पे ही चर्चा चल रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा आवरण के आधार पर चर्चित नहीं होना, मुझे अपने अंदर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और कोई चीज़ अगर खींच रही है बहुत ज़्यादा, मीडिया कैचिंग है या लोग उसको कैच कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने स्थायी चेहरे, जो जिस चेहरे से लोग मुझे जानते थे, उसी चेहरे से लोगों के समक्ष जाना चाहिए। एमएलए रहते हुए जेल जाना पड़ा आपको, तो जेल में भी जो सिपाही, जो जेल प्रहरी बोलते हो कि एमएलए साहब नमस्कार, एमएलए साहब सैल्यूट करते, ऐसा कुछ करते थे क्या वहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि हर जगह इंसान रहते हैं, सब स्नेह प्रेम से हम लोग कोशिश करते हैं लोगों के साथ जुड़े रहें। लेकिन मैं जेल के अंदर विधायक नहीं था, मैं बंदी था और बंदी धर्म के आधार पर ही मैंने जेल काटी। और जो नियम कायदे कानून हर बंदी के लिए है, वो मेरे लिए भी लागू थे। ये ज़रूर था कि किसी से वहाँ मुलाकात होती थी तो मैं प्रेम व्यवहार से मिलता था। लोग भी जो नियम कायदे कानून में हमको रियायत या मदद कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते थे। लेकिन जेल जेल है, वहाँ विधायकी नहीं चलती, वहाँ चलता है सायरन। ठीक है, वहाँ चलता है जेल का जो एक यूनिफॉर्म लाइफ है वही चलती है, और वो हर एक व्यक्ति के लिए सामान्य तौर पर रहती है। हर आदमी जानना चाहता है देवेंद्र जी कि एक विधायक के लिए जेल जाना, मैंने सुना है कि जेल में सब कुछ सामान रहता है, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद जब गेट बंद होते हैं तो आपको एक्चुअल समझ में आता है कि आप है कहाँ। जेल की अपनी दिनचर्या जरूर बताइएगा, क्या होता था, कितने बजे उठते थे और दिन भर क्या करते थे? देखिए, ऐसा है कि जेल कठिन है, जेल का समय काटना, अपने आप को इंगेज रखना बड़ी चुनौती रहती थी। मुख्यतः सुबह 5:30 बजे हम लोगों का बैरक खुलता था। उसके बाद हम
नहा धोकर या उसके पहले हम एक्सरसाइज वगैरह, वॉक करना, 1 आध घंटे वॉक करना, थोड़ी एक्सरसाइज करना, फिर पेपर पढ़ने के बहाने पेपर पकड़कर घंटों तक पेपर पढ़ना, फिर नाश्ता करना, नहाना, फिर वकील से मुलाकात करने का, मतलब हर रोज़ तो नहीं, लेकिन जब भी वकील आते थे वकील से मुलाकात करना, इसके बाद वहाँ से वापस आना, फिर भोजन करना, फिर 1-2 बजे के बाद 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ना, फिर शाम को समय आया तो फिर कुछ एक्सरसाइज करना और इसके बाद अपने सेल में 7 बजे वापस बंद हो जाना। लगभग यही 190 दिन का रूटीन था, लगभग यही। कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो अलग बात है। तो जेल ऐसी जगह है कि आप लाख कोशिशें कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, चुनौतीपूर्ण रहता है। कभी कभी ऐसा दिमाग में लगता था कि अब क्या होगा। देखो, ज़िंदगी में सबसे अजीज़ कुछ होती है तो वो आज़ादी है। अगर आपकी आज़ादी छिन गई तो आपको कहाँ आनंद आएगा। खाने की व्यवस्था की बात करें या वहाँ के रहने की व्यवस्था की बात करें, वो एक अलग विषय है, लेकिन आज़ादी सबसे महत्वपूर्ण रहती है। आपको पता है कि आपको ज़िंदगी ये 4 दीवारियों में ही गुजारनी है, तो कहीं ना कहीं कठिन रहता है। मैंने सुना है जेल के भीतर जब आप रहते थे तो हवाई जहाज़ जाता था तो उसकी तरफ देखते थे। कितना याद आता है वो समय, क्योंकि बहुत मार्मिक होता है। कभी मैं इस हवाई जहाज़ में बैठा करता था, कभी हेलीकॉप्टर में चला करते थे आप। आज उस 4 दीवारी के भीतर से उसको निहारते थे, याद आता है वो समय। देखिए, ऐसा है कि मैं जेल के अंदर ही गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, इसके बाद दिवाली, दशहरा, नया साल, न्यू ईयर, क्रिसमस, इसके बाद मेरा जन्मदिन, सब जेल के अंदर ही बीता। तो जो शाम होती थी ना, जब ताला बंद हो जाता था और उसके बाद आप अपने बेड पे, बेड तो होता नहीं था, मतलब मैं ज़मीन पे सोता था, और 2 कंबल का हमारा बिस्तर बनता था, पतला सा। उस पर लेटे लेटे आप पंखे को चलते हुए देखते हो और बाहर की दुनिया से आवाज़ आती, क्योंकि रायपुर जेल तो बिल्कुल मिडिल में है ना शहर के। हॉर्न की आवाज़, फटाकों की आवाज़, शादियों का माहौल है तो डीजे साउंड्स की आवाज़, और आप पंखे को देख रहे हो। तो ऐसा जीवन था, और आप सोच रहे हो, अपने आप को सोच रहे हो, अपने आप से बातें कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि वो बहुत तकलीफ़ ही देता था, वो सुकून भी देता था कभी कभी, कि हम एक ऐसे जीवन में हैं जहाँ पे हम अपने आप से बात कर सकते हैं, अपने आप की ज़िंदगी के बारे में सोच सकते हैं और अपने आप के अंदर सुधार कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है। और बाहर एक ऐसी ज़िंदगी है जो भाग रही है, दौड़ रही है, जहाँ पर एक एक मिनट कीमती है, और यहाँ पर तो समय का कोई वही नहीं है कि समय कैसे कटेगा। तो ऐसी दोनों ज़िंदगियाँ अलग थी, और निश्चित रूप से जेल में बहुत सारे मार्मिक पल थे। तो ये सारी चीज़ें फेस कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके मन भी शांत हो गया, और ये भी समझ आया कि सब चीज़ों से बलवान समय होता है। समय ज़िंदगी को चलाता है, और ये समय मुझे देखने का अवसर मिला। ये मेरे लिए जितना दुखद था उतना सुखद भी था, क्योंकि मैंने इस पूरे समय में कुछ पाया तो अपने आप को पाया। चुनाव गलत तरीके से लड़ने का एक आरोप है आपके ऊपर, और ये आई जानकारी, उसमें प्रेम प्रकाश पांडे जी कोर्ट भी गए हैं। शपथ पत्र आपने आज तक नहीं दिया, कोर्ट ने कई बार फटकार भी लगाई, क्या मामला है? देखिए, क्या है, मीडिया में जो बात आई वो एक पक्षी बात आई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को दिया था समय कि आपको जवाब देना है, जो अपोनेंट थे उनको भी और मुझे भी, मीडिया में लेकिन मेरे नाम से ज़्यादा हाईलाइट हो गया। खैर, जाने दीजिए उस बात को। उस केस की अभी की वस्तु स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने उस केस में अभी स्टे दिया है। हाई कोर्ट में जो केस लगा हुआ था, और उसकी वहाँ सुनवाई होनी है। उस केस में जहाँ तक जो बात है वो न्यायालय में होगी, और मुझे नहीं लगता उसमें कोई चिंता करने जैसी बात है। युवा चेहरा हैं आप, जेल से निकलने के बाद और मजबूत एक ओबीसी चेहरे के रूप में आप उभरे हैं। अगली भूमिका किस रूप में देखते हैं? अभी फ़िलहाल पार्टी ने मुझे बिहार की जिम्मेदारी दी है। मैं बिहार में चुनाव है आने वाले समय में 6-7 महीनों में, तो बिहार के संगठन पे काम कर रहे हैं। वर्तमान में पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है हम उसको करते हैं, और हमारा ये टारगेट है कि हम आने वाले समय में हमारे सभी समुदायों को जोड़कर प्रदेश में आने वाले समय में हम कांग्रेस की सरकार बनाएं,
वर्तमान सरकार जो चल रही है उसकी प्रणाली से लोग संतुष्ट नहीं हैं। जिस तरीके से सरकार के रवैये हैं, आप देखिए सरकार में सब आपस में खींचातानी चल रही है। जूनियर सीनियर्स विधायकों की खींचातानी चल रही है, विभागों में खींचातानी चल रही है। बोलते हैं कि किसी विभाग में किसी मंत्री का विभाग है लेकिन चलाता कोई और मंत्री है। ऐसी सारी बातें आती है, सुनने आती है। तो अभी सरकार को अपना परफॉर्मेंस करके दीपक दिखाने की बैज भी आवश्यकता युवा थे देवेंद्र जी, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि राहुल गांधी का कंसेप्ट जो समझ में आ रहा है काफ़ी समय से, युवाओं को अधिक से अधिक मौका देना। क्योंकि एक युवा आप भी हैं, आने वाले समय में क्या देख रहे हैं छत्तीसगढ़ को लेकर? क्योंकि दीपक बैज के ऊपर वही जिम्मेदारी एक युवा चेहरा के रूप में दी गई थी, लेकिन लगातार चुनाव हारते गए। क्या कुछ कहेंगे? दीपक बैज जी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बहुत ऊर्जावान नेता हैं, हम सबके नेता हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी संगठन के रूप में बेहतर काम करने का लगातार प्रयास कर रही है। हम लोग भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में चलते हैं। जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव में जीत हार किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके परफॉर्मेंस को हमें जीत हार के रूप में देखना चाहिए। वो बेहतर काम कर रहे हैं और हम सब उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। बलौदाबाजार की सच्चाई बता दीजिए देवेंद्र जी। देखिए, ऐसा है, सतनामी समाज से मेरा बहुत पुराना लगाव है। मैं पिछले 8 वर्षों से हर साल 1 जनवरी को गिरौदपुरी धाम बाबा जी की जन्मस्थली में जाता हूँ, दर्शन करने जाता हूँ। मेरे परिवार के साथ ही गया था 2024 में। बलौदाबाजार में जब आंदोलन था तो मुझे भी कुछ साथियों ने सूचित किया कि भैया ये आंदोलन है, आप आइएगा। तो मैं वहाँ पहुँचा और मैंने वहाँ पर देखा बड़ी संख्या में लोग थे। तो वहाँ से 10-15 मिनट रुक के मैं रायगढ़ चला गया। देखिए, मुझे बलौदाबाजार के विषय में गिरफ्तार करना ये एक राजनीतिक भूल थी भारतीय जनता पार्टी की। और इसको अगर देखें तो ये पहले से, उसके कुछ समय पहले आपको देखना पड़ेगा। साधराम यादव हत्याकांड हुआ था, उसको लेकर हमने बड़ा आंदोलन किया था, यादव समाज के सभी लोगों ने मिलकर। उसके बाद से ही मैं सरकार की नज़र में किरकिरी बना रहा। और इस मामले में जब वहाँ पर निर्दोष लोगों को मारा पीटा गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद हमने इस बात को लेकर आवाज़ उठाई तो सरकार ने इसको पॉलिटिसाइज़ किया। जो उनकी जिम्मेदारी थी वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना, उसको लेने की जगह उन्होंने ये बता दिया कि देवेंद्र यादव दूसरे समाज का आदमी है, ये वहाँ क्या कर रहा है सतनामी समाज के कार्यक्रम में, ये कल्प्रिट है, इसको गिरफ्तार कर लो। तो ये अच्छा कदम नहीं था सरकार का। मेरे को लगता है इससे सरकार की छवि भी खराब हुई है और मुझे एक एज अ पर्सन उन्होंने तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन जनता के बीच में वो बदनाम हुए, सरकार बदनाम हुई कि वो गलत कर रही है। आप जेल गए तो ऐसा लगा पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर आ जाएगी, आंदोलन हो जाएंगे, पूरा छत्तीसगढ़ बंद हो जाएगा। बड़े नेताओं ने भी दूरियां बना ली आपसे देवेंद्र जी। क्या ये माना जाए कांग्रेस पार्टी के भीतर भी देवेंद्र साजिश का शिकार हुए? नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। देखिए ऐसा है कि पार्टी ने बहुत मजबूती से मेरा साथ खड़ी रही। जिस दिन मैं गिरफ्तार हुआ उसके बाद पार्टी राज्यपाल जी से मिलना, विधानसभा में विषय को लाना, वहाँ के हमारे जितने भी विधायक, नेता प्रतिपक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोग 2-2, 3-3 बार आए। पूर्व मुख्यमंत्री जी 2-2, 3-3 बार आए। ब्लॉक स्तर पर धरना हुआ कांग्रेस पार्टी का। और ये सबसे बड़ी बात देखिए, देश की कांग्रेस पार्टी ने जेल में मुझे रहते रहते अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया, बिहार का प्रभारी बना दिया। तो ये भरोसा ही तो है पार्टी का। मैं जेल में था, मुझे कभी टिकट वितरण समिति का सदस्य बनने का मौका नहीं मिला था उसके पहले, लेकिन पार्टी ने मुझे नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण समिति का भी सदस्य बनाया। तो पार्टी तो कहीं ना कहीं प्रदेश को ये संदेश दे रही थी, शासन प्रशासन सरकार को, कि आप हमारे यंग एमएलए को भले जितना दबा लें, हम पार्टी उसके साथ खड़ी है। जेल के भीतर राहुल गांधी का संदेश भी कुछ आया था आपके लिए, पायलट साहब मिलने भी गए थे आपसे, कुछ बताना चाहें तो क्या संदेश आया? देखिए, पार्टी स्तर पर पार्टी ने हमेशा भरोसा दिलाया और हौसला दिया कि कठिन समय है, कठिन समय गुजर जाएगा
और आप मजबूती से खड़े रहिए। पार्टी आपकी, आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी हित में आप शिकार होकर जेल आए हैं, उससे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी आपके इस त्याग को जान रही है और समझ रही है। ये पार्टी की भावना हमेशा मेरे पास पहुंची। ये कहा जाता है कि जेल में आपको एक ऐसे काल कोठरी में रखा गया था जो आज भी शायद आपको ध्यान आते होगी। बहुत कठिन था वो कमरा, आज भी आ जाता है। कितने बाई कितने का होता है तो आप बेहतर बता सकते हैं, याद आता है वो कमरा आज भी? देखिए, हमें जहाँ रखा जाता था, एक्चुअली जो जिन लोगों को सजाए मौत होती है, उन बंदियों के लिए जो कमरे बनाए गए थे, उसमें एक कमरे में मुझे रखा गया था। निश्चित रूप से जेल कठिन है। अगर जेल की कठिन बातें मैं ऐसे पलट के याद करूं तो मुझे याद नहीं आती, लेकिन आप बहुत फोर्स कर रहे हो तो मैं एक दो पॉइंट आपको बताता हूं। शाम के 7 बजे आपका दरवाजे में ताला लग गया, ठीक है, और ठंड, इस बार ठंड भी काफ़ी थी, ज़मीन में सोता था मैं, और इतनी वो तो पूरा ओपन रहता है ना आपका फ्रंट एरिया, जो दरवाजे की लोहे की जो सलाखें रहती हैं। अब इतनी ठंड, मैं समझ लीजिए 2 वार्मर पहनता था, उसके ऊपर जैकेट पहनता था, फिर एक पैंट भी उसके ऊपर पहनता था, वो मंकी कैप लगाता था। मंकी कैप लगाने के पहले ऐसे मेरे कानों के लिए मैं एक मफलर भी बांधता था। और इसके बाद वहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या थी, वहाँ हमारे कमरे में मच्छर नहीं रहते थे, हम मच्छरों के कमरे में रहते थे। मुझे अलग 2-2 3-3 पहनता था। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं 192 दिन मोजे पहनकर सोया हूँ, और फुल, जब गर्मी आ गई तब भी हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनकर सोया हूँ, क्योंकि मच्छर इतने होते थे। लगभग समझिए एक ऐसी जैकेट रखी थी मैंने जिसको मैं यहाँ तक ये ऊपर करके यहाँ तक बांध लेता था कि मच्छर केवल इतने एरिया में काटे और कहीं नहीं काटे। तो ऐसे ही करके बहुत सारी विषय रहते हैं जेल में, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वहाँ के खाने में मैं कहूँगा, सरकार जेल प्रशासन को खाने का अगर पर व्यक्ति जो भी पैसा दे रही है, उसके 10% पैसे का खाना उनको मिलता है। आप खाने के टेस्ट को छोड़ दीजिए, क्वालिटी वाइज इतना पुअर है खाना वहाँ का, कि वहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे जो कैदी रहते हैं वो समझिए जानवरों जैसे उनको रखा जाता है। जैसे एक तबेले में जानवर को रखा जाता है ना, वैसे ही रखा जाता है। और खाना नहीं, चारा दिया जाता है। एक समय से खोल देंगे, समय से बंद कर देंगे। वहाँ कोई जीवन नहीं है, वहाँ पर केवल और केवल यातना है। वो यातना ग्रह है। कहते हैं जेल सुधार ग्रह होना चाहिए, लेकिन वो यातना ग्रह है। इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ पे वहाँ से जब बाहर आते हैं तो वो सामान्य जीवन से वापस नहीं जुड़ पाते। ये कारण रहता है। ये मानते हैं आप, यातना ग्रह है? यातना ग्रह है। एक बहुत व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी है पूछना। एक एमएमएस आया था, देवेंद्र जी, उस एमएमएस में क्या सच्चाई थी? क्या वाकई में देवेंद्र जी किसी हनी ट्रैप का शिकार हुए थे? ऐसा लगता है। अच्छा किया आपने इस विषय को लाया, क्योंकि ये भी एक ऐसा विषय है जिसकी सच्चाई देर सवेर सामने पूरी तरह आई जाएगी। क्योंकि मैंने इस विषय को विधानसभा सत्र में उठाया कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। ठीक है, सीबीआई जांच सरकार ने की, मैंने उसको उस पूरे विषय की एफआईआर की है। उसकी आगे की जांच अभी तक पेंडिंग है। मैंने 7-8 आवेदन दिए, उसके बाद उसमें एफआईआर हुई। वो सारी चीज़ें मैंने विधानसभा सत्र में भी रखी है, और मैंने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी रखी है कि कब कब मैंने उसमें आवेदन दिए एफआईआर करने के लिए। और मेरे 7 आवेदन के बाद एफआईआर हुई, और विधानसभा में मैंने सीबीआई जांच की मांग की, जिसकी अभी तक कोई घोषणा सरकार ने नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए, आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, ठीक है, जीवन भर हम लोगों को यहीं रहना है। देर सवेर तो जांच हो ही जाएगी ना। कितना समय लगाएगी सरकार? आज 1 साल हो गया एफआईआर हुए, 1 साल नहीं, लगभग 9 महीने हुए हैं एफआईआर हुए, और लगभग 1.25 साल से मेरे आवेदन एफआईआर करने और उसकी पूरी जांच करने के लिए जा ही रहे हैं। तो हमें लगता है आने वाले 6-8 महीने में सरकार इसकी जांच करा के इसकी स्पष्टता दे देगी कि इसकी सच्चाई क्या है। जहाँ तक मेरी बात है और मेरे परिवार की बात है, तो मैं इसलिए
कभी भी घबराता नहीं, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और मेरे चरित्र, मेरे काम और मेरी सोच, मेरे विचार के बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ये समय बताएगा कि देवेंद्र यादव क्या सोचता है और क्या करता है। देवेंद्र और महादेव का क्या संबंध है? लोग शुरू से बोलते थे देवेंद्र यादव इन्वॉल्व है महादेव में, और दुर्ग में पत्ता भी हिलता है तो देवेंद्र यादव से बिना पूछे नहीं हिलता। ट्रांसफर पोस्टिंग भी होती है तो देवेंद्र यादव करते हैं, शराब का काम भी देवेंद्र यादव करते हैं। क्या सच्चाई थी देवेंद्र जी? मैं आपको बहुत स्पष्ट करता हूँ, इस प्रदेश की सरकार और यहाँ पर जितनी भी एजेंसीज़ हैं, देवेंद्र यादव उनके इंटरेस्ट का पॉइंट है। ठीक है, आप भी जानते हैं जितना मीडिया को इंटरेस्ट है, मीडिया को इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि सरकार को इंटरेस्ट है। सरकार को जिस दिन इंटरेस्ट नहीं होगा उस दिन मीडिया को भी इंटरेस्ट नहीं होगा। आप बोल रहे हैं कांग्रेस को भी इंटरेस्ट है। देवेंद्र यादव अगर इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट है तो क्यों नहीं देवेंद्र यादव को ईडी गिरफ्तार कर पाई? की तो थी मेरे यहाँ रेड, सीबीआई की भी तो जांच, ये सीडी कांड जो आप जान रहे हैं जिसमें आदरणीय वर्मा जी और सब लोगों को अभी कोर्ट में चल रहा है, इसमें भी तो सीबीआई मेरे पास भी जांच करने आई थी। क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई सीबीआई? ईडी क्यों नहीं गिरफ्तार की मुझे? भाई देखिए, ऐसा है, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, उसके तथ्य पेश करने मुश्किल होते हैं। मुझे चिंता इस बात की नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि चूँकि मैं युवा हूँ, क्योंकि मैं लगातार काम कर रहा हूँ, तो विपक्ष अलग अलग तरह के आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगा। लेकिन ज़िंदगी का सफ़र लंबा है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल में सब स्पष्टता आ जाती है। यही कोल घोटाले का भी हल्ला हुआ, लिकर का हुआ, महादेव ऐप का हुआ, लेकिन कहाँ है देवेंद्र यादव? देवेंद्र यादव के लिए कुछ नहीं मिला, इसलिए बलौदा बाजार में डाल दिया। एक आक्रामक राजनीति के लिए आप जाने जाते हैं देवेंद्र जी। आखिरी सवाल से समाप्त करूंगा। विधानसभा सत्र चल रहा है, उम्मीद सभी को है कि एक युवा चेहरा है तो बेहतर था, क्योंकि बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है पूरा विधानसभा। ऐसा लग रहा है कि शायद पिछली बार वो 15 विधायक आपके 71 विधायकों पर भारी पड़ते थे, लेकिन आज ये हाल है कि 35 विधायक भी वो नहीं कर पा रहे हैं जो हमको उम्मीद थी। वो तेवर, और जिस तेवर के लिए जाने जाते हैं देवेंद्र यादव, वो तेवर दिखेगा विधानसभा में, सदन में भी और सड़क पर भी आने वाले समय में। देखिए, ऐसा है, हमारा काम है कि हम विपक्ष धर्म को निभाते हुए जो भी जनता के विषय हैं उनको हम लोगों के सामने लेके आएँ, आप लोगों के माध्यम से सामने लेके आएँ। और विधानसभा सत्र में मजबूती से हमने हर विषय को हमेशा रखा है। पूरे प्रदेश की सरकार हर एक मोर्चे पर फेलियर है, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेके आ पा रही है। लेकिन उसके बाद भी सरकार अब उसका समय, अभी तो मैं कहूँगा हनीमून पीरियड बोलते हैं ना सरकार का, वो 1 साल चलता है। आप देखिए धान खरीदी में इस बार कितनी समस्याएं हुई, जो खरीदी केंद्र थे वहाँ लोगों को कितनी समस्याएं हुई। सरकार के लिए बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो रही है हर एक डिपार्ट में। आप देखें, आखिरकार उनको लोगों के यहाँ रेड मार मार कर मिल वालों को काम पर लाना पड़ा। इनकी पार्टी के ही बड़े नेता के परिवार के लोग भी उसमें थे, उनकी क्या स्थिति थी आप, मैं नहीं जाना चाहता, मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां करने उचित नहीं समझता, लेकिन क्या स्थिति है आप लोग जानते हैं। विधानसभा सत्र में देख लें, अजय चंद्राकर जी हों, धर्मलाल कौशिक जी हों, ठीक है, और हमारे वरिष्ठ लोग हों, वो जितना मंत्रियों से उनके झगड़े होते हैं विषय पे, उतना तो ऐसा लगता है कि इनके बीच में कोई आपसी सामंजस्य ही नहीं है। दिल्ली से रिमोट से चल रही है सरकार, भारतीय जनता पार्टी की रिमोट से ऑपरेट हो रही है दिल्ली से सरकार। संगीत के भी शौकीन है, मैंने सुना कभी कभी गाने सुनते हैं, गाने गुनगुनाते भी हैं आप। देखिए, ऐसा है कि मुझे गाना, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, गाने जैसी आवाज़ नहीं है, लेकिन गाने गुनगुना कर अपने मन को हल्का करता हूँ। मुझे जब मौका मिलता है थोड़ा सा इस माहौल को भी हल्का, क्योंकि मैं वहाँ पास आपको सेंट्रल जेल नहीं ले जाना चाहता, लेकिन वहाँ पर रात के समय जब हम अकेले बैठते थे, आप अकेले बैठते थे वहाँ, पंखे को देखते थे आप, बैरक को निहारते थे कि शायद एक आध खबर आ जाए कि आज तुम्हारी बेल हो गई। कुछ उस समय कुछ गुनगुनाता हुआ कुछ चेहरा याद आता हो तो कुछ गुनगुना दीजिए 2 लाइन। उस समय को नहीं, लेकिन देखिए ऐसा है कि संगीत सुनना अच्छा लगता है, पुराने गाने सुनने अच्छे लगते हैं, सुनाएंगे। आप आवाज़ पे मत जाना, भावना पे। बिल्कुल। एक गाना है, बहुत पसंद है मुझे, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार,
किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी की आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले जीवन की, बहुत शुभकामनाएं। इस बात से एक बात और आपको बता दूं, जैसे मेरी पत्नी मुझसे मिलने आती थी जेल में, तो शुरुआत के कुछ समय तो हमारे पास कुछ बातें होती थी करने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समझिए 5-6 मुलाकातों के बाद हमारे पास बात भी नहीं होती थी, क्योंकि कोर्ट केस वकील ये सारी चीज़ों से हम थक गए थे महीने 2 महीने बाद। तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी वो मेरे से मिलने आती थी तो उसने मुझे गानों की किताब दी थी, तो मैं उसको, हम लोग 15-20 मिनट जो भी बात 25 मिनट हमको बात करने मिलते था, तो मैं उसको उस समय गाने सुना देता था और वो भी खुश होकर चली जाती थी और ऐसा लगता था कि हाँ जी ले ज़िंदगी। तो गानों का लाभ ज़िंदगी में ऐसा होता है। तो आपने सुना देवेंद्र यादव जी को। देवेंद्र को मैं तब से जानता हूं जब छात्र राजनीति में एक्टिव हुआ करते थे। निश्चित तौर पर देखिए, जेल से बाहर आने के बाद बहुत कुछ परिवर्तन है और निश्चित तौर पर सकारात्मक परिवर्तन है। देखिए, समय बहुत बलवान होता है। एक समय वो भी था जब छात्र राजनीति में एक्टिव रहे, समय वो भी था जब मेयर विधायक सब बने, समय वो भी था जब जेल की काल कोठरी में जाना पड़ा, समय वो भी है जब एक जेल से बाहर निकलने के बाद एक यूथ आइकॉन के रूप में देवेंद्र यादव उभरे हैं। अग्रिम शुभकामनाएं उनके जीवन के लिए। खास मुलाकात के लिए इतना ही, फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे इसके बाद। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।